पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट हम लोग करते हैं किस चीज़ से? पाई से। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, आप लिखना उखना कुछ नहीं है। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं और इसके बीचों बीच हम एक एसपीएम लगाते हैं, तो ये बर्तन दो भाग में बट जाता है। एक तरफ हम लोग ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट और दूसरे तरफ ले लेते हैं सॉल्यूशन। आप याद कीजिए कल जब ऑस्मोसिस आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम इधर भी एक सॉल्यूशन लिए थे, इधर भी एक सॉल्यूशन लिए थे। यहाँ कंसंट्रेशन लो था, यहाँ कंसंट्रेशन हाई था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो भी ऑस्मोसिस होगा, जैसे कल पढ़े थे। देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये सॉल्यूशन है इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसको हम पी नोट बोलेंगे, इसको पीएस बोलेंगे, और पी नोट हमेशा पीएस से बड़ा होता है। यदि इसका वेपर प्रेशर अधिक है तो निश्चित है कि इसमें ऑस्मोसिस होगा, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड होगा। मान लीजिए आप कि आपका जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है ये प्योर सॉल्वेंट का, ये मान लीजिए ये है आपका 200 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट है, एटीएम से छोटा यूनिट होता है ये। और मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर आपको है 150 mm ऑफ Hg। ये हम अपने मन से कुछ मान लिए हैं डाटा, मतलब एक ऐसा डाटा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, हमारे अपने मन से लिया हुआ वैल्यू। देखिए अब यदि दोनों का वेपर प्रेशर समान हो जाए तो ऑस्मोसिस की घटना नहीं होगी, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। अभिन्न अंतर होने के कारण सॉल्वेंट इधर से उधर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि दोनों का प्रेशर समान हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें भी थोड़ा चीनी मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और सेम कंसंट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा। एक्चुअल में ये फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई। एक दूसरा तरीका है, और यही दूसरा तरीका आपको समझा देगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। आप एक एडिशनल वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इस बर्तन में सॉल्यूशन के साइड आप एक पिस्टन लगा दीजिए। पिस्टल नहीं, पिस्टन, जो प्रेशर क्रिएट करता है। और यहाँ पर इस पिस्टन को लगाकर यदि हम अब इसको दबाएं, यदि हम इसको डाउनवर्ड यदि पुश करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। ये 150 है, 160 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा इधर से, वैसे वैसे सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट उस डायरेक्शन में था धीरे धीरे रुकेगा, धीरे धीरे कम होगा। प्रेशर बढ़ते गया और अंदर का अब प्रेशर हो गया मान लीजिए 200 mm ऑफ Hg। इसका मतलब यह हुआ कि इधर का प्रेशर बराबर हुआ और सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अब किसी प्रकार का कोई ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस का तो मतलब ही था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट थ्रू प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो अब ऐसा यदि हम करते हैं, एडिशनल प्रेशर यदि हम क्रिएट करते हैं 150 से उसको 200 कर दें, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस की घटना रुकी कब? जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किए। किस साइड? सॉल्यूशन साइड। और अभी आप उस डाटा को देखकर चेक कीजिए कि आप कितना एक्स्ट्रा, कितना प्रेशर आपको कितना डेवलप करना पड़ा?
50 mm ऑफ Hg, यही 50 mm ऑफ Hg इस सॉल्यूशन का कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और यह ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यह डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। देखिए कैसे, यदि आप थोड़ा ज़्यादा चीनी यहाँ मिला दें तो ऐसी स्थिति में इसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर घटता है। तो थोड़ा और चीनी मिलाइएगा तो ये 140 हो जाएगा। तब आपको एक्स्ट्रा कितना डेवलप करना पड़ेगा, 60। थोड़ा और मिला दीजिए और घट जाएगा वेपर प्रेशर, वैसी स्थिति में ऑस्मोटिक प्रेशर और बढ़ जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में इसका यदि प्रॉपर डेफिनेशन हम दें तो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा है जो आप डेवलप करा रहे हैं। एक्स्ट्रा कहाँ पर? सॉल्यूशन साइड। एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड। व्हाई? to stop the process of osmosis or to stop the movement of solvent particles from pure solvent to solution side through SPM is called osmotic pressure। क्लियर है osmotic pressure क्या है? अब और सुनिए, ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात थी और ऑस्मोटिक प्रेशर को अब आप समझ चुके हैं। और यह भी आप समझ लीजिए कि यदि कल का प्रोसेस डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस ये सब नहीं समझे होते तो हम फिर एसपीएम और ऑस्मोसिस की बात ही नहीं कर पाते फिर। इसीलिए बेसिकली ज़रूरी था हमको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ना, एसपीएम को समझना। आगे सुनिए, अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किए कितना? 50। लेकिन यदि कोई आदमी 50 से कम ही डेवलप किया, मान लीजिए 40 डेवलप किया, यानी 190 पर गया, क्या ऐसी स्थिति में ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुकेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो अभी भी है। बराबर कर दिया रुक गया, और थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो तब तो बात उल्टा हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर्स न हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये RO वर्ड आपको खूब सुनने के लिए मिलता होगा। वाटर का प्यूरिफिकेशन इसी मेथड के द्वारा होता है। सुनिए कैसे होता है। धरती के नीचे से जो पानी निकलता है उसको हम अशुद्ध मानते हैं, तब उसको शुद्ध करने का, उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हम इस मायने में उसको शुद्ध मानते हैं कि वो उसमें आयरन मिला हुआ होगा, ये आर्सेनिक मिला होगा, मिट्टी का कण हो सकता है घुला हुआ हो सकता है बालू हो, जनरली निकलता भी है ये सब चीज़। तो क्या किया जाता है, कैंट प्यूरीफायर मशीन में या कोई भी जो प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर होता है उसमें वाटर को डाला गया। वाटर डालने के बाद आप देखते होंगे वहाँ पर जैसे ही आप लाइट उसमें देते हैं वहाँ पर पंप होता है, पंपिंग करता है। पंपिंग करने पर वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसके बीचों बीच एसपीएम लगा होता है और सब एकदम एडजस्ट रहता है अपने तरीके से, लेकिन बेसिक थ्योरी उसका यही होता है। जैसे ही इधर प्रेशर क्रिएट करेगा तो प्रेशर जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, बस यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो एसपीएम से होते हुए प्योर सॉल्वेंट की तरफ भागेगा, या यदि प्योर सॉल्वेंट नहीं है तो उधर से निकाल के इधर करेगा तो अपने आप में प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। इधर से पानी निकलता है, हम लोग पीते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और एक एक्स्ट्रा पाइप रहता है जो पानी को बाहर करते रहता है। अब देखते वो गंदा पानी होता है, वो पीना नहीं होता है एक्चुअल में, यही पानी होता है। जब इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होते रहता है तो वो उस वाटर को रिलीज करते रहता है, क्योंकि उसमें यदि बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसको फिर स्टोर नहीं करेगा मशीन, उसको तो बाहर करते रहेगा। इस प्रकार से वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। और ये हेमा मालिनी जो प्रचार करती है केंट प्यूरीफायर, वो बार बार ये वर्ड बोलती है RO सिस्टम। एक्चुअल में वो RO का मतलब यही रिवर्स ऑस्मोसिस से है, और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। और हमको लगता है कि यदि हेमा मालिनी से पूछ दिया जाए ना कि आप भर दिन RO करते रहते हैं, RO का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देगी, लेकिन उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो उसको पता नहीं होगा। अब हेमा मालिनी है तो ठीक है लगा लो, केंट प्यूरीफायर लगा लो, पानी पिएंगे। हेमा मालिनी भी उसी का पानी पीती है, अरे उसका पानी नहीं पीती है वो। इसी में देखते होंगे TDS को अप डाउन करने का सिस्टम रहता है। वो सब सिस्टम मशीनरी सिस्टम है, और उसमें क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब टाइट और लो करने का केस आता है। जिस तरह का होल छोड़ेगा उस तरह का पार्टिकल भागता है। जैसे बहुत छोटा पार्टिकल है तो थोड़ा बहुत इन भी कर जाता है। जैसे हम लोग जो वाटर पीते हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें कंप्लीट H2O ही रहता है, उसके सिवा कुछ नहीं रहता है? कितनों प्यूरीफाई कर लीजिए उसमें थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, और रहना भी चाहिए। उतारिए इसको। फिगर ड्रॉ कीजिए।
उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। क्या हुआ? डिस्टिल्ड वाटर, देखिए डिस्टिल्ड वाटर पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि गलती से कोई केमिकल वगैरह साइड से मिलाया हुआ है तब दिक्कत है। डिस्टिल्ड वाटर का क्या मतलब आप समझते हैं? खड़े होकर बात बोलिए। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, उसका कंसेप्ट पता है आपको? डिस्टिल्ड वाटर एक नॉर्मल वाटर है जिसको हम बॉयल करते हैं, वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद उसको कंडेंस कर देते हैं। होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से सब आदमी, ये पूछे ही है तो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आयरन आर्सेनिक या बालू मिट्टी का कण मिला हुआ है, आप उसको वेपोराइज किए, तो वेपोराइजेशन के दौरान वाटर तो वेपोराइज हो गया, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो उसी में रह गया। तो ऐसी स्थिति में वेपोराइज्ड हुआ तो सिर्फ वेपर निकाला, और वेपर को बाद में कंडेंस करके फिर किस में कन्वर्ट कर दिया? वाटर में। तो उस वाटर में वो प्योर वाटर होता है, उसमें रत्ती भर कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है, तो आप पी सकते हैं। लेकिन लगातार पीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि पूरा का पूरा प्योर वाटर भी पीने के लिए नहीं बोला जाता है। नहीं, वाटर को प्योर करने के लिए क्लोरीन नहीं मिलाया जाता है। क्लोरीन दो चीज़ के लिए मिलाया जाता है, एक ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए, और दूसरा क्लोरीन थोड़ा सा पॉइजनस होता है, वो छोटा मोटा बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह को मार देता है। अब कहिएगा कि सर वही पानी हम पिएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमारा शरीर उसको रेसिस्ट कर लेता है। यदि उसी में फ्लोरीन मिला दिया जाए तो आदमियों मरेगा। पीपीएम पढ़े थे, उसमें बताया गया था ये चीज़। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। हाँ, एक बात और, ये वैल्यू हम अपने मन से माने हैं, ऐसा कोई ये ऑफिशियल वैल्यू नहीं है एक्सपेरिमेंटल कि आप उसको लिख के और हमेशा के लिए याद रख लीजिए 50। ऐसा नहीं करना है, ये समझाने के लिए हम अपने मन से कुछ माने। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड, extra pressure develop on solution side to stop the process of, extra pressure develop on solution side to stop the process of, to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis, or to stop the movement of, or to stop the movement of solvent particles, or to stop the process of, sorry, to stop the movement of solvent particles from pure solvent, from pure solvent to solution through SPM, from pure solvent to solution through SPM is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। हो गया, लिख लिए। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। क्या हुआ, हल्ला क्यों कर रहे हो? लिखने में दिक्कत हो गया क्या? लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, osmotic pressure is a colligative property because it depend on
total number of solute particles. Total number of solute particles. नीचे तो देखिए लिखेंगे osmotic pressure is denoted by osmotic pressure is denoted by पाई. यहाँ पर पाई का वैल्यू कभी इक्वेशन में आए ना तो पाई का वैल्यू 22/7 मत बैठा देना. यह ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है. ये 22/7 ये कांस्टेंट नहीं है. हेडिंग डालिए रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस. हाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस. इसी को शॉर्टली हम लोग RO कहते हैं. सुनिए इधर, हम यहां कह सकते हैं कि इफ एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, then movement of solvent particles occurs from solution side to pure solvent through SPM. This process is known as reverse osmosis. देखिए नॉर्मल ऑस्मोसिस जो होता है ना, उसमें प्योर सॉल्वेंट से वाटर का मॉलिक्यूल मूव करता है सॉल्यूशन के साइड या फिर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू SPM. लेकिन जब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उधर ही जाने लगता है जिधर और ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है. मतलब प्योर सॉल्वेंट की तरफ ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकल के जाने लगता है सॉल्यूशन साइड से. नीचे रो देंगे और लिखेंगे इफ एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड is greater than osmotic pressure, then solvent particles, then movement of solvent particles occurs from solution to pure solvent through SPM. Solution to pure solvent through SPM. This process is known as reverse osmosis. हम लोग कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय दिस प्रोसेस. लिख दीजिए कहीं साइड में नोट करके. ये एक जनरल जानकारी है जो आपको होना चाहिए. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय दिस प्रोसेस. Purification of water is done by this process. आगे सुनिए. मार्केट में ये जो प्यूरिफायर है ना, दो तरह का मिलता है. एक मिलता है फुटपाथ वाला और एक मिलता है जो ब्रांडेड होता है. वाटर प्यूरिफायर देखिएगा 2-4 हज़ार में लगा देता है, और वाटर प्यूरिफायर यदि घर में नॉर्मल यूज़ के लिए आप लगाते हैं तो 20-25 हज़ार भी लगता है.
दोनों में अंतर क्या होता है आप इसको समझिए। देखिए इसका मेन कंपोनेंट जो होता है ना वो एसपीएम होता है पहला, और इसका दूसरा जो मेन कंपोनेंट होता है वह प्रेशर क्रिएट करने वाला पिस्टन होता है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस होना चाहिए? यदि ये प्रेशर क्रिएट किया और एसपीएम कमजोर है तो शुरू में तो कुछ दिन आपको वाटर प्यूरिफाई करते रहेगा, उसके बाद देखिए प्रेशर को झेलना सब चीज़ के बस का बात नहीं है। यदि ये कमजोर रहेगा तो हल्का सा भी यदि होल हुआ तो पानी तो ऑनलाइन हो जाएगा, इधर से इधर उधर से इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तब छान के काहे निकलेगा, वो जो होल है उससे निकल जाएगा। वैसी स्थिति में आप मन की संतुष्टि के लिए भले पानी एकदम शुद्ध पी रहे हैं, लेकिन पानी ऑलमोस्ट वही आप पी रहे हैं, उससे भी बेकार पी रहे हैं जैसा होना चाहिए। ऐसे ताज़ा पानी कम से कम लोग पिएगा, ऐसे टंकी से निकाल निकाल के अपना पीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली प्रेशर पड़ने पर ये एसपीएम फट जाता है, और यदि प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर मशीन काम ही प्रॉपर नहीं करेगा। और यही बढ़िया वाला रहता है ना तो एसपीएम थोड़ा तगड़ा रहता है उसका। एसपीएम में किसी प्रकार का गड़बड़ी आता है ऑटोमेटिक मशीन रोक देता है प्यूरिफिकेशन, उसके बाद मशीन चलेगा ही नहीं। जब तक आप मैकेनिक को बुलाइएगा नहीं तब तक वो चलेगा नहीं। मैकेनिक आएगा तो आपको अपने बता देगा कि उसका एसपीएम डैमेज है, 4500 रुपया दीजिए तो एसपीएम बदलेगा। हाँ उसका यही दाम है, बार बार बदलाता है इसलिए देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब डायरेक्ट पानी पीना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए जो पढ़ते हैं उसका यूज आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कीजिए, या फिर यूज को समझिए, कीजिए नहीं तो समझना जरूरी है। अब 400 वाला कुकर ले लिया, 4000 वाला कैंट प्यूरीफायर ले लिया, एगो ब्लास्ट करके मुंह कान फाड़ देगा, एगो तबीयत खराब कर देगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई को अप्लीकेबल कीजिए अपने लाइफ में, और यदि पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ समझिए कि क्या है ज़रूरत इस चीज़ का। खैर आगे बढ़िए। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ चुके हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ चुके हैं। अब हम लोग इससे संबंधित लॉ पढ़ेंगे। अभी तक जो लॉ आता था वो दिया था रॉल्ट्स ने, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित लॉ है उसको दिया है वान टॉफ ने। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वान टॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखिए वान टॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित वान टॉफ ने दो नियम दिया। पहला नियम सुन लीजिए, ये सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ मोलरिटी होगा ना, मोलरिटी जिसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते थे। अभी तक जो लॉ आया था उसमें मोलरिटी आता था, इस बार क्या आया है? मोलरिटी। पहला नियम वान टॉफ ने दिया कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के मोलरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला नियम है। इट मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, या इसी को आप कैपिटल सी भी कह सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी कैपिटल एम और कैपिटल सी दोनों से इंडिकेट होता है। हम ज़्यादा सी से चलेंगे, सी का मतलब कंसंट्रेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करते हैं ना इसको, आगे और इसको जब हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है एक टर्म, और मॉलिक्यूलर वेट इंडिकेट होता है कैपिटल एम से। तो दोनों कैपिटल एम और ये कैपिटल एम में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन मोलरिटी है और कौन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम जब हम मोलरिटी आएगा हम सी से इंडिकेट करेंगे। ये पहला लॉ था इसका। दूसरा लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर केल्विन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केल्विन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर टेम्परेचर होना किस में चाहिए? केल्विन में। यानी ये आपका रहा पहला बात, और दूसरा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहाँ पर टी किस यूनिट में होगा? केल्विन में। ये आपका दूसरा रहा। तो दोनों को स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे, फिर वन बाय वन इसको लिखेंगे। एरो दीजिए, एरो नहीं, वन नंबर करके लिखिए। तो लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू osmotic pressure is directly proportional to molarity of the solution. Molarity of the solution.
एक नंबर ये वाला सिर्फ लिखिएगा, ये लिख के एक नंबर दे दीजिए क्वेश्चन। दूसरा लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, osmotic pressure is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature means temperature in Kelvin unit. Osmotic pressure is directly proportional to absolute temperature. जहाँ कहीं भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ हो आप तुरंत समझ लेंगे टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यही मतलब होता है। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, दो लिख देंगे। फ्रॉम 1 and 2 पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, इट मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी टी के, हाँ या ना। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये आता है पाई बराबर सी आर टी। सी और टी तो पहले से आप जान रहे हैं कि क्या है, आर जो है यह गैस कांस्टेंट। और सुनो अब फिर आप यहां पर कंफ्यूज होइएगा, इस केस में आर का वैल्यू आपको हमेशा रखना है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये रीजन सुन लीजिए, यहां पर टेम्परेचर किस यूनिट में है, केल्विन में, तो वो केल्विन में रहेगा। सी मोलरिटी है, मोल पर लीटर, देखिए मोल पर लीटर है, मतलब मोल और लीटर के टर्म में है वो। और एटीएम पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर है तो उसका कुछ ना कुछ एटीएम कुछ ना कुछ यूनिट आएगा ना जी प्रेशर का। तो ऐसी स्थिति में जब आप आर का वैल्यू एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन में रखते हैं तो आप फिर कुछ बात से बंध जाते हैं। क्या, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर हर हाल में किस यूनिट में रहेगा, एटीएम में, इन एटीएम यूनिट। पाई समझ ही गए, सी आर समझ ही गए, सी क्या है, कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग मोलरिटी कह सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, कहे कि यही सब आप नहीं समझते हैं तो फिर बाद में न्यूमेरिकल नहीं बनता है। एक बात और देखिए, आर का वैल्यू आप 2-4 दिन पहले रट रहे थे 2 और रट रहे थे 8.31, लेकिन आप दोनों के यूनिट में देखिए ना अंतर है। आप रटे थे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, यहां पर एटीएम लीटर के टर्म में है। एटीएम लीटर भी एनर्जी का एक यूनिट है। और क्या बचा, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। उतारिए, हो गया, लिख लिए। मिटा दो इसे, इधर देखिए आप, सी मोलरिटी ही है ना, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर,
मोल किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। तो हम पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि C बराबर होता है एन बाई वी। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको भी आप लिख लीजिए। और जितना बात हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं वह सब इक्वेशन बनता जा रहा है जो आपको न्यूमेरिकल पर काम देगा। और आप यहीं लिख लीजिए एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। और देखिए N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स वेट W by M. If N is equal to W by M, where W is weight of solute in gram and M is molecular weight of solute, then ये इक्वेशन चेंज होगा क्या? पाई इज इक्वल टू एन के जगह आप रखेंगे W by M, तो ये हो जाएगा W by M। अब बट्टा भी करेंगे तो नीचे में भी गुना बदल जाएगा, ये तो W by M भी RT। यहाँ पर फिर दो नया टर्म आया W और M। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट आ गया ना इस टर्म में। W है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एक बात बताओ, डिजिटल बोर्ड का पोजीशन यदि ये रहे तो तुम लोग को कॉर्नर से दिख जाएगा वहां से? ये वाला बोर्ड समझ में आता है, दिखता है इस पर लिखा हुआ? मतलब ये यदि हटा दिया जाए अम्ब्रेला तो क्योंकि एक बड़ा लफड़ा हो गया है ये। देखिए इस मेन वर्क तो इस पर होना है। डिजिटल बोर्ड पर हमेशा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, काहे कि उस पर दो ही बात हो सकता है। एक तो सारा मैटर कंटेंट जो भी है उसको हम लिख दें, मतलब टाइप करवा दें, और उसका वो उस तरह का फाइल बना दें जो उस पर काम करता है, और अपना आते जाएगा, हम समझाते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाएंगे, उसमें हमको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा और हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक अपना निगेटिव है। निगेटिव क्या है पता है? निगेटिव ये है कि वैसे में लगता है कि सर को याद वाद आता जाता कुछ नहीं है, लिख के लाए हैं अपना एक तरफ से किताब की तरह समझा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत है, इसलिए हम हमारे दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से क्या है वो तो नहीं पता। हमको कुछ लिखना उखना पड़ेगा नहीं, ये बात सच है। आपको अपना उतारिए, हम समझाते रहेंगे। हालांकि उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही कि सब रटा हुआ है। दूसरा है कि उस पर जैसे डिजिटली यदि आप उस पर काम करते हैं तो काम थोड़ा स्पीड में होता है, वहाँ पर सिर्फ समझाना पड़ेगा, आगे बढ़ते चले गए। तीसरा उसमें डायग्राम वगैरह जितना 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, अभी जैसे यही सब डायग्राम अभी हम ऑस्मोसिस वाला बता रहे थे, तो उसमें वीडियो वगैरह बीच में क्लिप्स डाला हुआ रहेगा जिसमें आपको दिखेगा कि वहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, वो आर पार होता हुआ दिखेगा कि ये SPM लगा हुआ है, कैसे वहाँ से मॉलिक्यूल पास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा नहीं, हमारे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब चौथी समस्या क्या है इसको सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ से लेके वहाँ तक 24 फीट का है, और ये टोटल जो है अटैच्ड है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा बोर्ड उखाड़ना पड़ेगा, यहाँ से इस पूरे बोर्ड को साइड करना पड़ेगा। अब बीच में इसको काटेंगे कैसे? एक उपाय और है कि इस बोर्ड को यहाँ तक रहने दें, यहाँ से कटवा दें, उसको वहाँ से कटवा दें, इसको निकाल के यहाँ से यहाँ पर कर दें, इसको हटा के उधर कहीं साइड में पीरियोडिक टेबल बना दें कहीं, या इसको अलग कर दें। अब जहाँ तक इसमें अटैच्ड होने की बात है तो हमको लगता है कि अटैच्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भारी भरकम बोर्ड है। किसी दिन गिर गया तो 3-3.5 लाख का नुकसान दे देगा एक के बारे में, पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। इसके लिए वाल में ही डालना ज़्यादा ज़रूरी है, हम समझते हैं।
होली के छुट्टी में ये सब काम हो सकता है, 95% चांस है, यदि वो समय पर ऑर्डर दे दिया तो। देखते हैं कि कहाँ सही रहेगा, क्या कि हमको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि यदि डिजिटल बोर्ड पर काम करने में थोड़ा परेशानी हुआ तो फिर से हमको इसी बोर्ड पर आना पड़ेगा। देखिए एक काम कीजिए, ले तो असाइनमेंट क्या हुआ, या फिर आप लोग सही में यदि कुछ आप लोग सही में कुछ दिमाग दे सकते हैं इसमें दीजिए, क्योंकि हम तो सोच नहीं पा रहे हैं। और एक और बात है, और सुनिए, फिजिकल केमिस्ट्री में ना, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना बड़ा भी बोर्ड रहे तो काम चल जाता है, ऑर्गेनिक में नहीं चलता है। ऑर्गेनिक में एक गो रिएक्शन ऐसा है ना कि उधर से ऊपर से चलेंगे, यहाँ आया, यहाँ से फिर वहाँ जाएगा, वहाँ से ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट बनता है। और सच्चाई यह है कि यदि देखिए, सच्चाई यह है कि यदि हम मिटाते चले जाए ना तो आपको समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना बड़ा मैटर को ना आप सडनली से दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो पूरा का पूरा बोर्ड रहता है तो उस पर दिखता रहता है कि देखो भाई यहाँ ये है, इसका हम यूज यहाँ पर किए हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल्पना करना भी गुनाह है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसका। हालांकि यहाँ बेगूसराय में नहीं चलता है ये मैकेनिज्म, यहाँ पर लोग रट लेते हैं। तो सभी बहादुर कम थोड़े है, कम बहादुर नहीं है। तुम लोग 500 रिएक्शन दिया जाए तो 600 रट लोगे। और जनरली टीचर का भी यही कंसेप्ट है, लिखा लिखा के रटवा देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, वास्तव में पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत मेहनत है और बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। खैर क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए, जब आएगा तब देखेंगे। सुनिए, अरे हल्ला करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 68 नोट कीजिए, ये लगातार नहीं है, बीच बीच में छोड़ना पड़ेगा, कुछ थ्योरी भी बचा हुआ है इसका। कुछ नहीं, अभी कल पूरा का पूरा थ्योरी ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70, 71 नहीं बनेगा आपसे, 72 भी नहीं बनेगा, एक 73 बन जाएगा। यह बनेगा तो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा। कितना क्वेश्चन हुआ? 4। ये चारों क्वेश्चन कल आप बना के लाएंगे। कल सुनो, कल इसका पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल समाप्त हो जाएगा। परसों से अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, जो वास्तव में अब नॉर्मल है भी, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से भी। समझने के लिए पूरा रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से पीछे, नहीं तो कुछ बुझाएगा नहीं। कि और क्वेश्चन बना के लाइएगा। किसी दिन चेकिंग में धारा गए और आपका पेज खाली मिल गया हमको ना, तो टीटी जैसे 1 महीना का बदला 1 ही दिन वसूल लेता है ना, हम भी वही काम करेंगे। 8-10 दिन का पिटा 1 दिन लग जाएगा।